दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये अभी 1 घंटे पहले की है। जो गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में, वहां पर सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया है अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद होगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था एक वीडियो के अंदर, जो ये गाजीपुर बॉर्डर है ये वही बॉर्डर है जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट जो है वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया था। क्योंकि जब यहां पर किसानों के द्वारा मांग की गई थी इस पर्टिकुलर रीजन में कि हम लोग को एक शांतिपूर्वक रैली करनी है, तो यहां पर जो परमिशन दी गई थी उस टाइम पर यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो आईएमएस कॉलेज से एंट्री करनी थी यहां पर, और फिर यहां से होते हुए ये गाजीपुर बॉर्डर जो था ये यहां से होते हुए और फिर यहां से वापस निकलना था। तो ये था हमारा जो एरिया जहां पर हमारी रिपब्लिक डे परेड चल रही थी, तो सबसे पास में यहां पर ये पड़ रहा था। तो सबसे ज्यादा जो हिंसक माहौल बना वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही बना, और गाजीपुर बॉर्डर यहां पर आप लोग देखते हैं नोएडा, तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो 3 साइड थी जहां पर पीसफुल जो प्रोटेस्ट जो ट्रैक्टर रैली चलनी थी, तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये सिंघू बॉर्डर था, ये टिकरी बॉर्डर था, और ये था यहां पर गाजीपुर बॉर्डर। तो फिलहाल जो अभी यहां पर ये सेक्शन 144 जो इंपोज किया गया है, ये बात कर रहे हैं हम लोग गाजीपुर बॉर्डर की। तो यहां पर अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में उसने बोला था कि यहां से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनको लग रहा था कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही थी। तो इसी के चलते जो सेक्शन 144 यहां पर लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये सेक्शन 144 होता क्या है, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें और किन किन सिचुएशन में इसको लगाया जाता है और किस तरीके से ये वैलिड है, आज से पहले कभी ये लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो क्वेश्चन बन ही सकता है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को, यानी कि भारत के नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 144 एक्चुअल में है क्या। हमारी कंट्री के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसको आप लोग सीआरपीसी बोलते हैं, इसमें कई सारे सेक्शन है, पर लेकिन जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है वो है सेक्शन 144। सेक्शन 144 क्या काम करता है? ये रोकता है 4 या फिर 4 से ज्यादा अगर इंडिविजुअल कोई लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि वो असेंबली जो है एक भीड़ में कन्वर्ट न हो सके और वहां पर कोई उल्टी सीधी दुर्घटना न घटे। इसी के साथ में जो उस एरिया में कोई मोबाइल कंपनी होती है उसको ये बोला जाता है कि आप लोग वॉइस मैसेज या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन ये सब उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उसके आसपास वाले एरिया में आप लोग इनको बंद कर दीजिए। यानी कि सेक्शन 144 जो है कम्युनिकेशन जो मीडियम है उस एरिया में बंद करने का काम करता है। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा यार इसको इंपोज कौन करता है, तो नॉर्मली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको इंपोज करती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या फिर कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो कि स्पेशली इंपावर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई साहब आप लोग ये काम कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली ये जो सेक्शन 144 है ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको यूज करती है ताकि कोई खतरा आगे आए उसको रोका जा सके या कोई ऐसा माहौल बने। तो ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं या किसी को इंपावर करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो ये काम यहां पर कर सकता है। अभी जो पर्टिकुलर जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है या फिर पहले अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ये जो सेक्शन यूज किया गया तो ये कई बार इस तरीके से भी यूज किया जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये डायरेक्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि किसी अकेले पर्सन को, या किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्सन कहीं पर एरिया में रह रहा है, या फिर जनरली अगर उसकी वजह से जो विजिटिंग एरिया है वो एक तरीके से हैम्पर हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो इंसान है, तो कई बार उस एरिया को खाली करने के लिए भी इस तरीके से सेक्शन का यूज किया जाता है ताकि शांति बनी रहे। मोटी मोटी भाषा में आप लोगों से बोलूं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है सेक्शन 144 की हेल्प से किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन काफी नॉर्मली आ रहा होगा कि यार एक बार ये लगा दिया अगर सेक्शन तो ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। तो सेक्शन 144 जो है अगर कहीं पर लगा दिया गया है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मोर देन 2 मंथ तक नॉर्मली ये लगाया जाता है, पर लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक भी, ठीक है। पर लेकिन 6 महीने से ज्यादा इसको आप लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि 6 महीने में तो उस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएशन नॉर्मल हो ही जाएगी। फिर यहां पर ये पावर कैसे आती है इसको लगाने की, तो आप लोग अगर फंडामेंटल राइट वाला अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैंने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया था, तो मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर वो पार्ट 3 में रखे गए हैं। यानी कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो है वो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देते हैं। पर लेकिन उन फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट के साथ साथ में ये भी बोलता है कि भाई साहब आप लोग का जो फंडामेंटल राइट है ना उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना फंडामेंटल राइट ऐसे यूज करोगे कि वो दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन कर देगा। तो इसलिए यहां पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हमारे संविधान में मेंशन है कि आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो उसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की पैदावार है यहां पर ये सेक्शन 144 जो कि यूज किया जाता है। अगर बात करें क्या आप लोग इसके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में, जी हां बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप लोगों को रिट्स पिटीशन की बात करें तो आर्टिकल
226 जो है यहां पर आप लोग यहां पर जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट का यूज करते हुए कोर्ट के अंदर, अगर इसके अंदर आप लोगों को कुछ गलत लगता है। क्या इसके पहले भी कोई इसके ऊपर कोई जजमेंट आया कोर्ट के द्वारा? जी हां, बिल्कुल आया। आप लोग यहां पर देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा यहां पर जो 1967 का यहां केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहां पर यह बोला गया था कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर पब्लिक का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फ्रीक्वेंटली यहां पर डिस्टर्ब किया जाए। यानी कि पता चला आप लोग को ऑफिस में जाना है, कोई दिक्कत हो रही है, पता चला कोई मरीज है, उसको लेकर हॉस्पिटल में जाना है, रास्ते में किसी ने रोक दिया, भीड़ ने द्वारा रोक दिया गया, तो इसकी वजह से यह बोला जाता है कि अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग नहीं लगाएंगे तो प्रॉपर वे में काम नहीं चल पाएगा। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यह है मधु लेमे वर्सेस ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट केस है 1970 का, जो कि यहां पर एम हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे यहां पर इंडिया के, यहां पर इनके द्वारा भी सेक्शन 144 को बोला कि ये सही है भाई साहब, सेक्शन 144 के बिना आप लोग जो है नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन नहीं रख पाएंगे। तो इसी के चलते ये 7 जज की बेंच थी, इन्होंने भी इसको बोला कि ये सही है। पर लेकिन क्या ये सही है, इसके बारे में क्या यहां पर पास्ट में भी अगर इसको उठाकर देखा जाए सही तरीके से इसको यूज किया जाता है तो इसका भी कई बार क्रिटिसिज्म होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो किस बेस पर किया जाता है? आप लोगों को पता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के आप लोगों के बारे में बात करें तो वो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए इसको यूज करती है, मैंने अभी बताया। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको नॉर्मल सिचुएशन में भी यहां पर कई बार यूज किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि बहुत गलत काम किया आप लोगों ने, 2012 में सेक्शन 144 लगा दिया उन लोगों के खिलाफ जो क्राउड थी रामलीला मैदान में जो सो रहे थे, यानी कि कोई उपद्रव नहीं मचा रहे थे, वहां पर शांति में लेटे हुए थे, तो उनके ऊपर सेक्शन 144 लगा दिया। यानी कि इसका कई बार ऐसा बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिटिसिज्म में कि इसका गलत यूज भी कई बार किया जाता है। बोला यह जाता है कि कहीं आप लोगों को लगे कि कहीं काफी ग्रेव कंडीशन बन चुकी है, यानी कि देने कंडीशन बन चुकी है, काफी बेकार हालत यहां पर हो चुकी है, तो वहां पर अगर आप लोग इसको यूज करते हैं पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, तो वहां पर यह सही है। पर लेकिन अगर आप लोग इसको आनन फानन में कहीं पर भी इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर वो सही तरीका नहीं है चीजों को इंप्लीमेंट करने का, और इसी के चलते इसका कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 संविधान के अंदर और जो बात करें सेक्शन 144 सीआरपीसी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यानी कि एक तो आजादी की बात करता है और दूसरा आजादी को रोकता है। तो इसके चलते यहां पर ये दिखाया जाता है कि ये जो कॉलोनियल लेगेसी दिखाता है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो यहां पर हमारी कंट्री पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, तो ये सेक्शन 144 भी कुछ ऐसी ही चीजें दर्शाता है। तो जो प्रोविजन था यहां पर 1872 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो कॉन्टेम्परेरी जो इंडियन स्टेट है वो कहीं ना कहीं वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में इसको यूज करने के लिए। जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉलोनियल टाइम में यूज किया जाता था। तो ये ऐसी बातें बोलकर कई बार इस सेक्शन का क्रिटिसिज्म भी होता है। तो यहां पर ये आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और कहां इसको यूज किया जाता है, क्या क्या कंडीशन बनती है, कितने लंबे समय तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बताई है। तो ये था एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था, बेसिकली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का हम लोग डिस्कशन करते हैं डेली, या फिर जो पीआईबी वाली वीडियो होती है उसमें हम लोग चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसे कि हमने अभी यहां पर डिस्कस किया कि सेक्शन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और अगर कोई एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बनता है तो वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप लोगों के सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो अलग अलग स्पेयर में आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। तो अपना फीडबैक देकर जुड़ जाइएगा और उल्टे सीधे कमेंट मत करना प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, फार्मर के जो लीडर हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो भी चीजें सामने निकल कर आएगी वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अभद्र भाषा का यूज मत करना, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है तो थोड़ी सी गरिमा बनाए रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।